Hello dear learners, myself Dr. Shilpa Vinodia, Assistant Professor, Department of Botany, Panisundalal Sharma, Open University, Chhattisgarh, Bilaspur, welcomes you all. Today's topic is plant cell. So as we all know that cell is the structural and functional unit of life. आप सभी जानते हैं कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने वुडन कॉर्क में की थी, जो कि एक डेड सेल थी, जिसमें डेड सेल्स थी, इसीलिए उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो विजिबल नहीं थे, सिर्फ उसके आउटर स्ट्रक्चर्स विजिबल थे। इसमें जो वुडन कॉर्क थी, वुडन कॉर्क के अंदर सुबेरिन जमा होता है, इसलिए उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते और वो डेड सेल्स कहलाती है। तो सिर्फ उन्होंने वो कंपार्टमेंट देखा था। तो इसीलिए हम अगर देखेंगे कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक है, क्योंकि उन्होंने डेड सेल को देखा था सबसे पहले। लेकिन अगर हम लिविंग सेल की बात करेंगे तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। इन्होंने स्पाइरोगाइरा, जो कि एक एल्गी है, इसमें एक लिविंग सेल को स्टडी किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की स्टडी की थी या डिस्कवरी की थी। Then cell theory आई। Cell theory was given by Matthias Sheldon and Theodor Schwann। तो पहली सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड श्वान ने। इनके बाद अगेन मॉडर्न थ्योरी दी गई, जो कि शेल्डन, श्वान और रोडोल्फ वर्चाउ ने दी थी। तो पहले की जो थ्योरी थी उसमें 2 पॉइंट्स थे, मैं बताना चाहूंगी कौन कौन से पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट्स थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। दूसरा पॉइंट था, ऑल द लिविंग फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और फंक्शंस ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेल कार्य कर रही है या ऑर्गन कार्य कर रहा है, उसके पीछे सेल ही है। सेल जब तक दूसरे सेल को सिग्नल नहीं देगी तब तक वो सेल कार्य नहीं करेगी। जो तीसरा पॉइंट ऐड किया था रोडोल्फ वर्चाउ ने, वो था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिवन बाय रोडोल्फ। तो ये उनका कथन था। अब हम आते हैं सेल के प्रकार पर। जब सबसे पहले पृथ्वी का यहाँ उद्गम हुआ था तो एक जो सेल थी वो बहुत ही प्रिमिटिव थी, जिसका डिस्कवरी हो चुका था, और हम उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल या प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव सेल्स। जैसे प्रिमिटिव सेल्स हैं, इनमें चूंकि ये एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव है, इसलिए इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवाइड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर एनवलप, और दे पोजेस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। यूकैरियोट्स, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोट्स मीन्स होता है कैरियोन, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। अब जो यूकैरियोट्स हैं, जिसको हम एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं, इन सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। देन इनके एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल्स में सेल्स पाई जाती हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, क्योंकि ये मल्टीफंक्शनल होते हैं, और प्रिमिटिव सेल से ये एडवांस्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब हम आते हैं सेल के डायग्राम पर। तो ये है प्लांट सेल का डायग्राम। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पेंटागोनल शेप का है, और चूंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है, क्योंकि इसमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में रिक्तियां कहते हैं। तो चूंकि ये बड़ा रिक्तियां यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए उसका पोजीशन है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। एनिमल सेल में जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल सेंट्रल में प्लेस्ड होता है। वैक्यूल्स का फंक्शन हम थोड़ा देख लेते हैं। वैक्यूल्स में जनरली उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा सेल का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से, कभी उसमें गैस फिल्ड होती है, कभी उसमें फूड मटेरियल प्रिजर्व हो जाता है, कभी कभी उसमें वाटर फिल्ड होता है, टू गिव द शेप, प्रॉपर शेप टू द सेल। अब जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या है? एक कंट्रोल हाउस है, किसका? सेल का, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारे सेल को
एक कंट्रोल में रखा होता है और वही डायरेक्शन देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद अब सबसे पहले हम थोड़ा आउटर लेयर को देख लेते हैं, ठीक है। आउटर से हम इनर लेयर की तरफ आएंगे। तो आउटर लेयर आप देख सकते हैं कि सेल वॉल, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती हैं। तो सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जो कि सेल्स, प्लांट सेल्स में कैसा होता है, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल टाइप। इसके थ्रू आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, वाटर का एक्सचेंज होता है, ठीक। इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनल्स को। फिर आप देख पा रहे हैं कि जो अंदर जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, जो लाइट ग्रीन कलर का जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके बाद में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपको लेयर्स दिख रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जिनका काम क्या होता है, बाद में प्रोटीन की सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ये एक चैनल का काम करते हैं एक सेल से दूसरी सेल्स में, जिसको हम बाद में प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। ये बाद में क्या करते हैं, जब प्रोटीन्स बन जाते हैं उनका भी ट्रांसफर करते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फंक्शन आपको पता ही है कि राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन के फंक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में भी कार्य करते हैं ये। फिर आता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्च इनका रिजर्वायर होता है या सेल्यूलोज इनका ये स्टोर करता है। ये समझ लीजिए कि आप ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरो मीन्स कलर पिगमेंट्स। तो कलर पिगमेंट्स सभी जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें सभी में जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनमें ही आगे जाके फोटोसिस्टम रिएक्शंस होते हैं। देन कम्स द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में जब प्रोटीन बन जाता है उसके बाद उसके जो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनसे गुजरता है, तो इसके लिए गोल्गी बॉडी हेल्प करते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हम सभी जानते हैं, बहुत कॉमन सा टर्म है कि दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये एनर्जी रिलीज करने के लिए वर्क करते हैं और इनके सेल्फ जो डीएनए मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो खुद भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। अलग अलग ऑर्गेनल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं इनको हम वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन, ये हो गया। देन दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक। सेलेक्टिवली परमिएबल फैट और वाटर सॉल्यूबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि जब सेलेक्टिवली परमिएबल कोई भी मेम्ब्रेन के बाहर अगर मॉलिक्यूल है और उसकी आवश्यकता सेल के अंदर है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, चाहे उनका साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस गुजर पाएंगे या क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल पोर साइज जो मेम्ब्रेन का है उससे छोटे हैं तो वो उसे क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अगर पोर साइज से बड़े हैं तो वो मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन है, अगर ज्यादा जरूरत है तो वो मॉलिक्यूल का शेप, साइज जो भी हो, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कुछ भी हो, तो वो एंटर कर सकते हैं। उसके लिए जो मेम्ब्रेन है वो अपना शेप चेंज कर लेती है, ठीक है, एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसमें वो एंगल्फ या फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो जो मॉलिक्यूल है वो एंगल्फ हो जाता है सेल के अंदर। वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो, इनमें जो फॉस्फोलिपिड का रेशियो है और जो प्रोटीन का रेशियो है ये वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। फिर इनका जो डायनामिक मेम्ब्रेन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका फंक्शन ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। और जब ये ट्रांसपोर्ट के फंक्शन को करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इनके मूवमेंट होते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं। जो लिपिड्स है और प्रोटीन्स है उनके कन्फर्मेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डायनामिक नेचर शो कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग हाइपोथेसिस दिए गए थे। तो सबसे पहला जो मॉडल है उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा, और इन्होंने जो भी उसके कैरेक्टर्स बताए थे वो इस प्रकार हैं कि उन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है वो उसमें प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर प्रोटीन्स की लेयर फॉर्म होती है। इनमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, फाइब्रस टाइप के होते हैं। आगे हम इसके डिफरेंस या इसके कंपैरिजन को देखेंगे कि और भी जो थ्योरीज दी गई थी उनके अकॉर्डिंग किसकी क्या लिमिटेशंस थी और किसकी थ्योरी सक्सेसफुल हुई और किसकी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ये एक जो थ्योरी है वो है सैंडविच मॉडल गिवन बाय डैवसन एंड डेनली। इन्होंने भी बताया था कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। प्रोटीन की लेयर हाइड्रोफिलिक जोन कहलाती है क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफोबिक जोन जो कि लिपिड का जोन है, इनमें वाटर सॉल्युबल नहीं हो सकता, फैट सॉल्युबल होते हैं ये, इसलिए इसको बाद में रिजेक्ट भी कर दिया गया था इस थ्योरी को, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मेम्ब्रेन की। और तीसरा जो लेयर है वो है हाइड्रोफिलिक जोन। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले आउटर प्रोटीन लेयर, देन हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ लिपिड, हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड, देन इंट्रासेलुलर साइटोजोल जो उसके अंदर है, और ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इस तरह से बिछी होती है, माने प्रोटीन की जो लेयर है वो उसका प्रॉपर शेप नहीं बताया था। अब हम दोनों ही जो थ्योरीज थी उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सैंडविच मॉडल बाय डेनली एंड डैवसन, दोनों ही मॉडल्स में कुछ चीजें कॉमन थी और कुछ चीजें उन्होंने नहीं बताई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये दोनों की थ्योरी में कॉमन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। ये दोनों ही साइंटिस्ट ने बताया था। फिर सेकेंड पॉइंट था कि प्रोटीन्स आर बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स, ये किसने बताया था, रॉबर्टसन ने बोला था कि ये बीटा फाइब्रस स्ट्रक्चर्स के होते हैं। इनमें जो प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फाइब्रस होते हैं। लेकिन जो डैनियली और डैवसन के जो मॉडल हैं उनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, माने ये ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फाइब्रस नहीं होते। जो तीसरा पॉइंट था, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर, ये दोनों ने सेम बताया था। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो ऐड किया था रॉबर्टसन ने वो था कि थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये उन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, क्योंकि हमने जैसे स्ट्रक्चर्स में देखा कि सबसे ऊपर क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है और नीचे हाइड्रोफोबिक टेल है। तो वाटर तो हाइड्रोफिलिक एंड तक आ सकता है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जहां पर रीजन आता है वहां पर वाटर एंटर नहीं कर सकता। तो ये भी एक लिमिटेशन था जिसको दोनों ही मॉडल्स ने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर दूसरा जो है, प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो चेंज और नॉट, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो चेंज होता है या नहीं होता है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे दोनों, क्योंकि जब ये मेम्ब्रेन वर्क करती है तो इनमें क्या होता है, मूवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से इसका रेशियो भी चेंज होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे दोनों ही। उसके बाद आता है कि नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन और डायनामिक नेचर is also not explained by both of the scientists. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया था कि जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या बायो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके मिलके बना होता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे मेक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। इसे सबसे पहले किसने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972, और इसमें जो थिकनेस है उसकी भी रेंज दी गई थी, वो क्या थी, 5 to 10 नैनोमीटर जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होनी चाहिए। आइए हम स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ चैनल प्रोटीन्स हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन क्या है, जो ऊपर से नीचे माने पूरे अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो वर्क कर रहे हैं, और स्पेशली इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स का। फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं इसमें, और ये कैसे हैं, इनके ऊपर क्या अटैच्ड है, ग्लाइकोप्रोटीन,
ठीक है। और इन्हीं के साथ फिर ग्लाइकोलिपिड्स या जो भी मॉलिक्यूल्स इनके अंदर आना चाहते हैं वो प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं और वो फिर अंदर की तरफ आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी देख सकते हैं आप, और ये चैनल प्रोटीन है और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड किया गया था, किसके द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। आइए हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस को। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहला है बैरियर। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द cell and the outer region or the outer area. Cell membrane separate cell from the extracellular environment and provide the cell with its fundamental structure. क्या होता है, जो भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल का उसको मेंटेन करने के लिए ये एक बैरियर का काम करते हैं और एक प्रोटेक्शन शील्ड भी की तरह भी एक्ट करते हैं, ताकि जो बाहर के जो अननेसेसरी जो लीथल कंपोनेंट्स है वो अंदर ना आ सके। दूसरा क्या है, कंट्रोलिंग मूवमेंट, क्योंकि इनके जो भी मूवमेंट है, इनमें हार्मोन्स का मूवमेंट है, एंजाइम्स का मूवमेंट है, प्रोटीन्स का है, अमाइनो एसिड्स का है, तो ये सभी का मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करके रखा है, सेल। द मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, विच मीन्स दैट दे विल अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू एंटर और एग्जिट व्हाइल अदर आर अनएबल टू डू सो। ठीक है, तो यही है कि मॉलिक्यूल्स को ये परमिट करता है अंदर और बाहर आने जाने के लिए। मॉलिक्यूल एंड आयंस कैन क्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन थ्रू आइदर डिफ्यूजन, osmosis or active transport. Cell signaling. Hormone binds to complementary receptors on the plasma membrane of target cells. Plasma membrane have structures on there which allow the cell to be recognized by other cell, example cells of immune system. सेल सिग्नलिंग में कैसे हेल्प करता है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, वैसे तो सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर साइट्स होते हैं और जब भी किसी सेल को एक्टिव होना है या एक्टिवेट होना है, अगर कुछ इमरजेंसी आई है, किसी सेल में अगर वुंड हो गया है या कुछ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें क्या होते हैं, सेल्स एक दूसरे को सिग्नल करते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि अब हमको ये प्रोटीन रिलीज करने हैं या ये एंजाइम्स रिलीज करने हैं या ये हार्मोन रिलीज करने हैं, ताकि उस एरिया पे जहाँ पर वुंड हुआ है वहाँ पर ये जाके वर्क कर सके। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनको कौन रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरी सेल्स, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो इसी तरह के जो इम्यून सिस्टम में फंक्शन होता है, सेल और सेल का सिग्नलिंग के थ्रू ही जितने भी फंक्शंस हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। सो टुडे वी हैव सीन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी डीलिंग विद सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस।